आखिर क्या है ये नई शिक्षा नीति की क्रांति? क्या इसमें कुछ नया है? कैसे मिलेगा आपके बच्चे को सही मार्गदर्शन? क्या करियर काउंसलिंग की होगी इसमें एक अहम भूमिका? क्या आप भी इस सरकारी मुहिम का हिस्सा बनकर कमा सकते हैं लाखों रुपए? इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और यदि अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो अभी करें सब्सक्राइब और लाइक एवं बेल आइकन का बटन दबाकर हमारा करें उत्साहवर्धन। दोस्तों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो सेशन में, जहां हम चर्चा करने वाले हैं सेंटर ऑफ ईएचएस की। क्या है ये सेंटर ऑफ ईएचएस, आइए जानते हैं इसके बारे में। सेंटर ऑफ ईएचएस में तीन चीजें हमने कंसीडर की हैं। पहला एजुकेशन, जिसमें काउंसलिंग और करियर गाइडेंस की बात होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात होगी। दूसरा हेल्थ है, जहां पर प्रिवेंटिव हेल्थ और केयर एट होम की बात होगी। और तीसरा सर्विसेज है, जहां पर बायोमेट्रिक सेफ्टी फॉर योर किड्स के लिए बात होगी। और यूनिवर्स इन द स्कूल यानी कि मोबाइल प्लेनेटेरियम एंड टेलीस्कोप की बात होगी। दोस्तों, यहाँ पर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रोबोट बताया मैंने, जैसा कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में बताया, यूनिवर्स इन द स्कूल के बारे में और बायोमेट्रिक सेफ्टी डिवाइस, इन चारों चीजों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालता हूँ। उसके बाद चलता हूँ आपको लेकर के आपके काउंसलिंग सेंटर के ऊपर। जहाँ हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करी है, ये आज की डेट में हमारे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी मैंडेटरी हो चुका है। हर स्कूल में हर बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में ज्ञान दिया जाए। तो रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हमारी पढ़ाई का हिस्सा बन चुका है, जिसकी सारी सेवाएं और सुविधाएं आप हमारे सेंटर ऑफ ईएचएस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की। यानी कहा भी जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बीमार पड़ने से पहले ही हमें उसकी जानकारियां हों, जिससे कि हम लोग बीमार ही ना पड़े, उसका हम इलाज पहले से ही करके रखें। केयर एट होम, यदि बीमार पड़ गए हैं तो आप या आपके बच्चे या फिर आपके पेरेंट्स, उनका आपके घर पर ही कैसे केयर किया जाए, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे सुविधाएं मुहैया करवाते हैं। आप कहीं पर भी हो, देश विदेश कहीं पर भी हो, आपके पेरेंट्स या फिर आपके बच्चे आपके घर पे सुरक्षित होंगे। केयर एट होम के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर प्रदान की जाती है। उसके बाद दोस्तों एक यूनिवर्स इन द स्कूल, ये बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हम लोग स्कूल प्रेमाइसेस के अंदर ही एक मोबाइल डोम वहां पर सेटअप करवाते हैं बच्चों के लिए, जिससे कि बच्चे खगोलीय घटनाओं को अपनी आंखों से देख पाते हैं कि किस तरीके से जो खगोलीय घटनाएं होती हैं, यानी कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ब्लैक होल, तारामंडल, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे प्रैक्टिकली उनको देख पाते हैं और जल्दी से समझ पाते हैं चीजों को। उसके बाद में एक टेलीस्कोप प्रोजेक्ट भी हम वहां पर लगवाते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे जो है ग्रहों का लाइव दर्शन कर सकते हैं, अपनी आंखों से ग्रहों को देख सकते हैं और उनके बारे में समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और प्रोजेक्ट है जो कि बायोमेट्रिक सेफ्टी फॉर योर किड्स, यानी कि बच्चा आपके घर में से जब निकले और अपने स्कूल पहुंचे तो आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन मैसेज के द्वारा, ईमेल के द्वारा, एप्लीकेशन के द्वारा आनी चाहिए कि आपका बच्चा सेफली हमारे स्कूल में पहुंच चुका है। और जब बच्चा स्कूल या कोचिंग से घर के लिए वापस निकले तो आपके पास इंफॉर्मेशन आनी चाहिए कि बच्चा आपका इस टाइम पे मूव कर चुका है। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं इस बायोमेट्रिक सेफ्टी और जो किड्स वाले सेक्शन में आपको मुहैया कराई जाती है, जिसमें कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। दोस्तों, अभी हमने जो कुछ चर्चाएं की आपसे, इनके अलावा एक और सर्विस है जिसको कि हम काउंसलिंग वर्क बोलते हैं। आइए जानते हैं काउंसलिंग क्या है और कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए आज की डेट में। कैरियर काउंसलिंग सेंटर। काउंसलिंग सेक्शन के बारे में बात करने से पहले ये जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है कि एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑलरेडी 2020 में अनाउंस हो चुकी है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे देश में 2022 और 2023 के बीच में होना है और जिसकी सारी तैयारियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर चुकी है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। इसके बारे में हालांकि बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी अभी तक जो पढ़ाई करवाई जाती थी वो 10+2 के माध्यम से कराई जाती थी, जिसमें हाई स्कूल बच्चा करता था, उसके बाद 2 साल में इंटरमीडिएट कर लेता। लेकिन अब जो पढ़ाई होगी वो 5+3+3+4 के माध्यम से होगी। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया है। जो स्टार्टिंग के 5 ईयर होंगे वो फाउंडेशन स्टेज के होंगे, जिसमें कि 3 साल और प्लस 2 साल का टेन्योर रखा गया है। यानी कि जब बच्चा 3 साल की उम्र का होगा तब उसको स्कूल में दाखिला मिलेगा और अगले 3 साल तक बच्चा सिर्फ स्कूल में खेलेगा।
उसके बाद में क्लास 1 और क्लास 2 को क्वालिफाई करेगा, वो भी खेल के माध्यम से करेगा, उसमें कोई पढ़ाई पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। उसके बाद के जो 3 साल होंगे, यानी कि जो प्रिपरेटरी स्टेज होगी, इस प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चे को क्लास 3, 4 और 5 की पढ़ाई करवाई जाएगी, जिसमें एक्टिविटी बेस पे बच्चे के एग्जाम होंगे और उसके बाद में उसको अगली स्टेज के लिए क्वालिफाई करवा दिया जाएगा, यानी कि मिडिल स्टेज। जो अगला जो 3 साल का जो ब्लैक कलर में दिखाया गया है, ये मिडिल स्टेज होगी। दोस्तों यही वो मिडिल स्टेज है जहां पर बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। यानी कि जब बच्चा क्लास 6 में पहुंचेगा, उस टाइम पे बच्चा लगभग 11 साल या 12 साल के आसपास की उसकी उम्र होगी और उस टाइम पे बच्चे का जो ब्रेन होता है वो सबसे तेजी से डेवलप होता है और उस टाइम पे बच्चे का जो इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो फाइंड आउट कर लिया जाए तो बच्चे को बहुत आसानी से सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। इसीलिए शायद इस मिडिल स्टेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काउंसलिंग वर्क को बहुत फोकस किया है, क्योंकि यहाँ पर काउंसलिंग कर दी जाती बच्चे की है कि बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, किधर का है, तो बच्चे को बड़ी आसानी से सक्सेस दिलवाई जा सकती है। और उसके बाद के जो 4 साल होते हैं वो एक सेकेंडरी स्टेज होती है, जिसमें कि बच्चा क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई करता है। अब दोस्तों इस मिडिल स्टेज में बहुत सारी ये जो इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, उनके लिए हम आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कुछ स्लाइड्स के ऊपर लेके चलते हैं। इसके लिए अगर हम की प्रिंसिपल ऑफ एनईपी वाली स्लाइड के ऊपर ध्यान दें तो यहाँ पर बहुत सारे की प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस किया गया है, जिसमें से कि एक है यूनिक कैपेबिलिटी, यानी कि रिकॉग्नाइज करना और आइडेंटिफाई करना हर एक बच्चे का, क्या उसके अंदर इनबॉर्न टैलेंट है, कौन सी उसके अंदर यूनिक कैपेसिटी है या फिर वो बच्चा किस प्रतिभा का धनी है। इस बात को हर स्कूल को, हर बच्चे का आइडेंटिफाई करना कंपलसरी हो गया है। यहाँ पे एक और स्लाइड है जिसमें कि फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत फोकस किया गया है। अब यहाँ पर फिजिकल हेल्थ चेकअप कंपलसरी होगा, मैंडेटरी स्किल्स हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर दी जाएंगी और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे दिखा वो हायरिंग ऑफ द काउंसलर्स इन द स्कूल कॉम्प्लेक्स, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि हर एक स्कूल को अपने स्कूल में बच्चों के लिए काउंसलर को डिप्यूट करना कंपलसरी होगा। इसके अलावा दोस्तों एक स्लाइड के ऊपर और नजर मारते हैं तो यहाँ पर भी साफ साफ लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ द काउंसलर इन द स्कूल। इस तरीके से काउंसलिंग वर्क के ऊपर पूरी एनईपी में कई जगह पे फोकस किया गया है। क्यों ये सब किया गया है दोस्तों, आइए जानते हैं थोड़ा सा कि अभी तक जो पढ़ाई होती थी उसके अंदर बच्चा जब क्लास 10th तक पढ़ लेता था या फिर क्लास 11th या 12th कर लेता था, उसके बाद में पेरेंट्स का और बच्चों का सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता था कैरियर चॉइस के लिए कि अब हम हाई स्कूल के बाद में कैरियर चॉइस करें तो फिर कौन सी करें। इसके लिए पेरेंट्स सबसे पहले कहाँ पूछते थे, अपने फैमिली और फ्रेंड्स से, लेकिन फैमिली और फ्रेंड्स जो सलाह देते थे वो बच्चों के ऊपर से निकल जाती थी। क्यों? क्योंकि हर एक फैमिली और फ्रेंड्स अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको सलाह देता है कि डॉक्टर बोलेगा डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बोलेगा इंजीनियर बन जाओ, लेकिन बच्चे के अंदर कौन सा टैलेंट है इसका ध्यान दिए बिना ही वो लोग अपनी सलाह देते थे। इसके अलावा जो टीचर्स से भी सलाह ली जाती थी वो भी कुछ हद तक बच्चों को समझ में आती थी, लेकिन वो भी ऊपर से निकलती थी, क्योंकि टीचर तो बच्चों को थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टीचर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो ट्रेंडिंग चीजें होती उनको ही बताया करते थे। लेकिन काउंसलर की बात करें तो जो कैरियर काउंसलर होते हैं वो बच्चे के अंदर का इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके हिसाब से बच्चे के लिए कैरियर गाइडेंस की बात करते हैं। इसलिए बच्चे को वो चीजें बहुत जल्दी क्लिक कर जाती हैं और चूंकि उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है तो बच्चे को उस एरिया में काम करने में, पढ़ने में और उस चीज को समझने में बहुत ही मदद मिलती है और इसलिए सक्सेस के रेशियो यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों अभी तक हमने कैरियर काउंसलिंग को लेकर कई एक चर्चाएं की, अब यहाँ पर हम लोग कुछ चीजों को जानते हैं। जो ये जानकारियां हैं वो इंटरनेट के माध्यम से ली गई हैं कि इंडिया में हर साल 15,000 से भी ज्यादा बच्चे स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। आमतौर पर बच्चों की पढ़ाई में 40 से 50 लाख रुपए का खर्चा आता है माँ बाप का। आप देखें तो स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन बच्चों को इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि उनके इंटरेस्ट की चीजें उनकी लाइफ में नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से उनको फ्रस्ट्रेशन होता है। क्योंकि इतना ज्यादा पैसा माँ बाप का खर्च हो चुका होता है, तो ऐसे स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन के माहौल में बच्चों को कई स्टेज पे ऐसा लगने लगता है कि सक्सेस नहीं मिल पाई तो उसके बाद में जिंदगी जीने से बेहतर है जिंदगी खो देना, और इसकी वजह से आत्महत्या के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों यदि सही समय पर टैलेंट का पता कर लिया जाए तो टैलेंट पे किया गया खर्च उन बच्चों के काम आता है, बाकी सब कुछ व्यर्थ जाता है।
आइए दोस्तों, कुछ सवालों से और रूबरू होते हैं और यहाँ पर हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि आपका बच्चा अपने दिमाग का कितना परसेंटेज यूज करता है। इंटरनेट के माध्यम से ली गई जानकारी के अनुसार आपको बता दूं कि एल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि दुनिया के बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए और हमारे ख्याल से दुनिया में सबसे ज्यादा जो आईक्यू वाला व्यक्ति था वो एल्बर्ट आइंस्टीन थे, जिन्होंने अपने दिमाग का सिर्फ और सिर्फ 4.5% ही यूज किया था। बाकी का लगभग 95.5% उनका दिमाग ऐसे ही खाली चला गया। यानी कि देखा जाए तो ईश्वर ने हम सबको बहुत बड़ा एक डाटा बैंक दिया हुआ है, यानी दिमाग, लेकिन उसका हम लोग बहुत ही कम यूज कर पाते हैं। अगर एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे व्यक्ति ने, जो कि दुनिया का हाईएस्ट आईक्यू वाला व्यक्ति, जिसने केवल 4.5% अपने दिमाग का यूज किया, तो हम आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितना अपने दिमाग का यूज करते होंगे, शायद 0.2 में भी नहीं। और क्या आपको पता है कि आपके बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट क्या है? क्या आपको पता है कि उसके पास जो 8 तरीके की मल्टीपल इंटेलिजेंसी होती हैं, वो कौन कौन सी हैं और कितनी हैं? ये भी शायद माँ बाप को पता नहीं होता है। आपके बच्चे का सही कैरियर ऑप्शन या फिर उनका प्रोफेशन कौन सा उसको चूज करना चाहिए, क्या आपको पता है? आपके बच्चे का जो लर्निंग पैटर्न है, वो आपको क्या पता है कि किस तरीके से बच्चा हमारा पढ़ाई करे कि उसके नंबर ज्यादा आ जाए और वो कम समय में ज्यादा चीजों को सीख सके। दोस्तों, ये लर्निंग पैटर्न को जानकर के बड़ी आसानी से ये काम किया जा सकता है। बच्चे का क्या आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है? क्या आपको बच्चे का आईक्यू लेवल पता है, जो कि इंटेलिजेंसी क्वोशेंट होता है? क्या आपको बच्चे का ईक्यू पता है, जो कि इमोशनल क्वोशेंट होता है, एक क्रिएटिविटी क्वोशेंट होता है और एक एडवर्सिटी क्वोशेंट होता है? ऐसे तमाम क्वोशेंट होते हैं जो हर एक व्यक्ति के लाइफ के अंदर बहुत ही अहम भूमिका रखते हैं। क्या आपको पता है कि आपके बच्चे के नंबर कम क्यों आते हैं? आपके बच्चे को स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है? ये सारे जवाब शायद आज की डेट में तमाम माँ बाप के पास नहीं है। ये सारे सवालों के जवाब अगर मिल जाए माँ बाप को, तो शायद वो अपने बच्चे की बेटर पेरेंटिंग कर सकते हैं। आइए इन जवाबों को खोजने की कोशिश करते हैं एक साइंटिफिक टेक्निक के माध्यम से। दोस्तों, DMIT एक ऐसी टेक्निक है जो कि डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट के नाम से जानी जाती है। इस टेस्ट के माध्यम से ये सारे उपरोक्त सवालों का जवाब आपको प्राप्त हो सकता है। इन सारे सवालों के जवाब जो आपको इस टेस्ट में मिल जाते हैं, उसी के माध्यम से हमारे जो काउंसलर होते हैं, हमारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपके बच्चे को बेहतर तरीके से उनके फ्यूचर के लिए गाइड कर सकते हैं। दोस्तों, यह टेस्ट पूरी तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन है। दोस्तों, इस टेस्ट की खोज करने में वैसे तो तमाम वैज्ञानिकों का हाथ है, लेकिन इसमें अहम भूमिका जो डॉक्टर कमिंस की रही थी, जिसमें कि इन्होंने तमाम लोगों के फिंगरप्रिंट्स को स्टडी किया था और उसके बाद में अपनी एक फिंगरप्रिंट पाम एंड सोल के नाम से एक बुक भी लिखी थी, जिसको कि बाइबल ऑफ डर्मेटोग्राफी कहा गया है। दोस्तों, डर्मा मतलब होती स्किन और ग्राफिक का मतलब उसके ऊपर की रेखाएं। इसके ऊपर इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, वो सारे रिसर्च पेपर भी आपको इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल मिल जाएंगे। उसके बाद 1943 में एक डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर हुए हैं। इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंसी के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की है और जब हम इन दोनों नामों को कंबाइन करते हैं तो डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट यानी कि DMIT का शब्द बनता है। दोस्तों, ये टेक्निक अभी इंडिया में बेशक नई है, लेकिन इस टेस्ट का उपयोग 160 से भी ज्यादा कंट्री अपने बच्चों के टैलेंट के लिए, अपने यहाँ पर मास रिक्रूटमेंट के लिए, एथलीट्स के लिए, सेना में भर्ती के लिए, ऐसे तमाम जगहों पर इस DMIT टेस्ट का उपयोग धड़ल्ले से किया जाता है। दोस्तों, मेडिकल साइंस के माध्यम से ये पता लगाया गया कि माँ के गर्भ में जब बच्चा 13वें हफ्ते से 21वें हफ्ते के बीच में होता है, उस समय बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है और उसी बीच में ये पाया गया कि बच्चे के फिंगरप्रिंट भी डेवलप होते हैं। यानी कि ब्रेन का सीधा कनेक्शन कहीं न कहीं फिंगरप्रिंट से भी पाया गया और ये फिंगरप्रिंट्स जीवन में कभी भी चेंज नहीं होते, जैसा कि हम सब जानते हैं, और पूरी दुनिया में आपके ये फिंगरप्रिंट्स हैं, किसी से मेल भी नहीं खाते। इसीलिए इस DMIT टेस्ट को बहुत ही यूनिक और साइंटिफिक माना गया और एक केस स्टडी में ये भी देखा गया कि जिन बच्चों के फिंगरप्रिंट्स नहीं होते उनका ब्रेन भी नहीं होता, यानी कि जो बिना दिमाग के बच्चे पैदा हुए उनके फिंगरप्रिंट नहीं पाए गए। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि फिंगरप्रिंट्स का सीधा कनेक्शन ब्रेन के साथ होता है, इसलिए यहाँ पर इस DMIT टेस्ट में कोई भी तरीके का फिजिकल और मेंटल टेस्ट नहीं लिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स को स्कैन किया जाता है। ये फिंगरप्रिंट्स स्कैन करके हम ब्रेन की स्कैनिंग कर लेते हैं और कैप्चर किए गए उन फिंगरप्रिंट्स को सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि बच्चे के अंदर मैनेजमेंट की स्किल्स कितनी है, उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स कितनी है, लॉजिकल स्किल्स क्या है, प्लानिंग की स्किल्स कितनी है,
फाइन कंट्रोल, बॉडी मूवमेंट, लैंग्वेज की पकड़, इमोशंस, ऑब्जर्वेशन और 2D विजुलाइजेशन, कलर विजुलाइजेशन, ऐसी बहुत सारी चीजों का पता बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। इसके माध्यम से पता किया जा सकता है कि बच्चे का कौन सा ब्रेन ज्यादा डेवलप है और कौन सा ब्रेन कम डेवलप है, उसके अंदर यानी कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसका लर्निंग पैटर्न क्या है, उसका IQ क्या होगा। ऐसी तमाम जानकारियां ये सॉफ्टवेयर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के माध्यम से बड़ी आसानी से 35 पेज की रिपोर्ट के माध्यम से हमें प्राप्त करवा देता है। इस 35 पेज की रिपोर्ट के माध्यम से किसी भी बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट पता किया जा सकता है, उस बच्चे की पर्सनालिटी क्या है, उस बच्चे का बिहेवियर कैसा होगा, वो दूसरों के साथ बिहेव कैसा करेगा, खुद के साथ बिहेव कैसा करेगा, उसके अंदर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स क्या होंगी, उस बच्चे का इंटेलिजेंसी कितना है, उसके अंदर इमोशनल क्वेश्चन कितना है, उसके अंदर एडवर्सिटी क्वेश्चन कितना है, क्रिएटिविटी क्वेश्चन कितना है, यानी कि IQ, EQ, AQ, CQ, ये सारी चीजें बड़ी आसानी से पता चल जाती हैं। बच्चे को 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम सिलेक्शन करना चाहिए, बच्चे को कैरियर ऑप्शन में कौन से कैरियर में जाना चाहिए जिसके अंदर उसके लिए सुइटेबिलिटी होगी, और उसके अलावा कुछ अगर चैलेंजेस हैं तो उसके रेमेडी भी मिल जाती है। और बच्चे का सबसे बड़ी बात है लर्निंग पैटर्न पता चल जाता है। यदि बच्चा अपने लर्निंग पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई करना शुरू कर दे तो उस बच्चे के नंबरों में बहुत ही जबरदस्त इजाफा किया जा सकता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और भी उठता है कि क्या ये फिंगरप्रिंट्स टेस्ट सिर्फ बच्चों के लिए होता है? जी नहीं, ये टेस्ट कोई भी उम्र का व्यक्ति करा सकता है, क्योंकि सभी के फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं और ताउम्र हमारे साथ रहते हैं, इसलिए ये फिंगरप्रिंट टेस्ट कोई भी व्यक्ति अपने लिए करा सकता है। लेकिन बच्चों के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि बच्चे अभी अर्ली स्टेज में होते हैं, यानी कि उनके टैलेंट का यदि पहले से पता चल जाता है तो बच्चों का बहुत सारा समय बचाया जा सकता है और माँ बाप का लाखों रुपए बचाया जा सकता है। अब बात करते हैं इस टेस्ट को कैसे किया जाएगा। इस टेस्ट में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है फिंगरप्रिंट स्कैन करना, जिसमें कि 10 से 15 मिनट का समय लगता है और यह एक डिवाइस के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद में वो फिंगरप्रिंट स्कैन करके एक सॉफ्टवेयर के ऊपर अपलोड कर दिए जाते हैं। वो फिंगरप्रिंट्स हमारे एक्सपर्ट्स के पास भेज दिए जाते हैं, जहां पर उसकी एनालिसिस होती है और उसके माध्यम से 35 पेज की रिपोर्ट बनती है, जिसमें कि लगभग 2 से 3 दिन का समय लगता है। और उसके बाद में जब रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट के माध्यम से माता पिता के साथ बच्चों की काउंसलिंग की जाती है, जिसमें कि लगभग 30 मिनट का समय लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर सारी बातें होने के बाद एक सवाल सबसे ज्यादा दिमाग में उठता है कि इसका क्या चार्जेस होंगे। यहाँ दोस्तों ये टेक्नोलॉजी है, कोई भी सुविधाएं, कोई भी टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं तो बेशक उसका हम पेमेंट करते हैं। अगर हमें हमारे बच्चे के बारे में इतनी बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है तो उसके लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है। इसके लिए सेंटर ऑफ EHS ने बच्चों के लिए कुछ स्पेशल ऑफर भी निकाले हुए हैं, जिसमें कि हम किसी भी बच्चे का 3,999 रुपए यानी कि लगभग 4,000 रुपए में उसका DMIT टेस्ट करते हैं। ये लाइफ टाइम के लिए होता है और जीवन में सिर्फ एक बार ही करवाया जाता है। इतने छोटे से अमाउंट में आप अपने बच्चे के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी जान जाते हैं जिससे कि आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो 3,999 रुपए आपके बच्चे की बर्थडे पार्टी में होने वाले खर्चे से बहुत कम। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये DMIT टेस्ट तो ठीक है, लेकिन कराएं कहाँ से? तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपने आसपास की एरिया में हमारे जो DMIT सेंटर्स हैं उनका पता लगा सकते हैं। यदि आपके आसपास की एरिया में कोई DMIT सेंटर हमारा है तो आप वहां पर अपने बच्चे का DMIT टेस्ट करा सकते हैं। इसके बावजूद यदि दोस्तों आपके आसपास की एरिया में DMIT सेंटर नहीं है तो आपके लिए ये परेशानी की बात नहीं, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। वीडियो का पार्ट 2 सेक्शन देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।